कार्यपालिका शक्ति देखे, विधायिका शक्ति देखे। अब हम लोग देखेंगे क्या, जो है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति। तो न्यायिक शक्ति जो है, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति संविधान के अनुच्छेद 72 में वर्णित है। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति संविधान के अनुच्छेद 72 में है, ठीक है। इसमें राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति। तो अनुच्छेद 72 जो है राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति। अब राष्ट्रपति न्यायालय द्वारा, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, या सेना के न्यायालय द्वारा दिए गए सजा को कम कर सकता है या क्षमादान दे सकता है, मतलब माफ कर सकता है। चाहे मृत्युदंड हो, चाहे किसी प्रकार की सजा हो। यानी संविधान में अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को जो क्षमादान की शक्ति दी गई है, उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सेना के न्यायालय द्वारा दिए गए किसी भी प्रकार की सजा को राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है, क्षमा कर सकता है, माफ कर सकता है, कम कर सकता है, तमाम। तो हम देखते हैं कि जो है, जो उसके क्षमादान की शक्ति है, उसमें कई टर्म मिलते हैं, यानी कई शब्द मिलते हैं। तो उन शब्दों के विषय में भी परीक्षा में जो है सवाल आ जाता है। परीक्षाओं में उन शब्दों का कि राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति के अंतर्गत इस शब्द का क्या तात्पर्य है, तो हम लोग जो है उसमें भी जो है देख लेते हैं। पहला है, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति के जो क्षमादान की शक्ति है वह जो है, तो क्षमादान की शक्ति के अंतर्गत कुछ विशेष शब्द आते हैं, उनके विषय में हम लोग जो है देखते हैं, उन शब्दों का जो है तात्पर्य समझते हैं, ठीक है। तो जो है पहला है क्षमा। क्षमा मतलब होता है कि अगर राष्ट्रपति जो क्षमादान करता है, तो क्षमा का तात्पर्य ये है कि जो है दिए गए सजा से पूर्ण मुक्ति, यानी जो दंड मिला है उससे पूर्ण मुक्ति का मतलब है क्षमा, ठीक। दूसरा है प्रविलंब। दूसरा क्या है, प्रविलंब, यानी किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया हो और उस पर उसने जो है राष्ट्रपति के पास क्षमादान के लिए भेजा हो, ठीक है। जैसे ऐसे समझिए, प्रविलंब का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति को मृत्यु दंड की सजा सुप्रीम कोर्ट से मिल गई और वो क्षमादान के लिए राष्ट्रपति के पास अर्जी लगाया है, परंतु राष्ट्रपति जो है उस पर न हाँ कर रहा है न ना कर रहा है। उसके क्षमादान की शक्ति जो है उस पर जो उसकी अर्जी लगी है, जो है अभियुक्त की, उस पर राष्ट्रपति न हाँ कर रहा है न ना कर रहा है। तो इस प्रकार जो उसका समय व्यतीत हो रहा है उसे प्रविलंब। मृत्युदंड को अस्थायी रूप से निलंबित रखना। जैसे किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा हो गई, अब वो राष्ट्रपति के पास अर्जी लगाया क्षमादान के लिए, राष्ट्रपति उस पर 2-4 साल 5 साल तक जो है न हाँ करें न ना करें, और 5 साल वो तो जिंदा रह गया और ज़्यादा मृत्युदंड नहीं मिला, तो इसी को जो है कहा गया है प्रविलंब। क्या कहा गया है, प्रविलंब। जैसे आज किसी को अगर मृत्युदंड की सजा मिले तो 1 महीने के भीतर अगर दे दे कोर्ट आदेश कि 1 महीने के भीतर इसको सजा होनी चाहिए, लेकिन वो क्षमादान के लिए राष्ट्रपति पर जो है राष्ट्रपति के पास एप्लीकेशन दे और राष्ट्रपति जो है उसको न हाँ कहें न ना कहें, तो ये जो समय व्यतीत हो रहा है इसी को कहा जाता है प्रविलंब। अब आते हैं अगला, परिहार, ठीक है। परिहार का मतलब ये होता है कि दंड की प्रकृति में बिना परिवर्तन किए उसकी मात्रा को कम करना। परिहार का मतलब है कि दंड की प्रकृति में बिना परिवर्तन किए, दंड की प्रकृति में परिवर्तन नहीं करना है, उसकी मात्रा में परिवर्तन करना है। यानी जैसे किसी व्यक्ति को कठोर कारावास 2 वर्ष के लिए मिला है, कठोर कारावास कितना, 2 वर्ष के लिए, तो राष्ट्रपति उसका कठोर कारावास 1 वर्ष कर दें तो उसे क्या कहा जाएगा, परिहार। यानी दंड की प्रकृति जो कठोर कारावास है उसमें परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन उसकी मात्रा को कम कर दिया गया, 2 वर्ष की बजाय 1 वर्ष, तो इसे क्या कहेंगे, परिहार, परिहार, परिहार। तो हम लोग क्या पढ़े, क्षमा। क्षमा मतलब दंड से पूर्ण मुक्ति। प्रविलंब यानी मृत्युदंड को अस्थायी रूप से टालना। परिहार
प्रकृति में बिना परिवर्तन किए दंड की मात्रा को कम करना। कठोर कारावास है तो कठोर कारावास रहेगा, लेकिन 2 वर्ष की बजाय 1 वर्ष, ये परिहार। लघुकरण का तात्पर्य ये है कि दंड की प्रकृति में परिवर्तन। लघुकरण का तात्पर्य क्या है? दंड की प्रकृति में परिवर्तन करते हुए सजा कम करना। यानी दंड की, जैसे कठोर कारावास अगर 2 साल का है तो 1 साल दंड का जो है जो मात्रा भी कम कर देंगे और साधारण जो है कारावास कर दिया जाए, तो उसे कहा जाता है जो है लघुकरण। यानी दंड की प्रकृति में परिवर्तन और साथ ही सजा को कमी, तो वो जो है कहलाएगा लघुकरण। और दंड की प्रकृति में बिना परिवर्तन किए केवल दंड की मात्रा को कम करना, तो वो कहलाता है जो है परिहार। ठीक, अब आते हैं विराम। विशेष कारण की वजह से दंड की मात्रा कम। जैसे अगर किसी विशेष कारण से दंड की मात्रा कम की जाती है तो वो जो है उसे विराम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई गर्भवती महिला हो और उसको मृत्युदंड की सजा मिली हो, तो उसका जो है आजीवन कारावास में कर दिया जाए, तो इसे जो है कहा जाता है जो है विराम। ये विशेष कारण क्या है? उस महिला का गर्भवती होना, ये विशेष कारण है। ठीक, तो इसे जो है विराम कहा जाता है। तो ये जो है राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्तियां हैं, तो इसमें कैसे कैसे जो है किन किन मामलों में कैसे क्या होता है, कुछ टर्म है थे ये जो है इनकी चर्चा हम लोग किए। तो पहला क्षमा, पूर्ण मुक्ति। दूसरा जो है क्या है? प्रविलंब। प्रविलंब का मतलब होता है मृत्युदंड की सजा हो गई है लेकिन क्षमादान राष्ट्रपति न हाँ कर रहा है न ना कर रहा है, इससे लेट हो रहा है मृत्युदंड देने में, उसे क्या कहा जाता है? प्रविलंब। परिहार का मतलब है दंड की प्रकृति में बिना परिवर्तन किए दंड की मात्रा को कम करना। और उसके बाद लघुकरण, दंड की प्रकृति में भी परिवर्तन करना और उसकी मात्रा को भी कम करना, परिहार। ठीक है, और लघुकरण। और विराम होता है, विराम होता है विशेष कारण की वजह से दंड की जो है मात्रा को कम करना। यानी मृत्युदंड दिया गया है, गर्भवती महिला है, तो उसको जो है आजीवन कारावास में बदल दिया जाता है। अब 2006 में सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया जिसे कहा जाता है जो है इपुरू बनाम आंध्र प्रदेश। इपुरू बनाम आंध्र प्रदेश 2006, इपुरू बनाम आंध्र प्रदेश 2006। ये मामला 2006 में आंध्र प्रदेश में आया। उसमें था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जो है निर्णय दिया जो बहुत महत्वपूर्ण है। उस निर्णय में उसने कहा कि जो राष्ट्रपति हो चाहे राज्यपाल हो, इनके क्षमादान की शक्ति न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर नहीं है। ये भी न्यायिक पुनरावलोकन में आएगा। अगर कोर्ट चाहेगा तो क्षमादान जो की शक्ति का जो प्रयोग राष्ट्रपति करते हैं, ये भी न्यायिक पुनरावलोकन में आएगा। न्यायालय इसका न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है। किस मामले में? 2006 में इपुरू बनाम आंध्र प्रदेश, इपुरू बनाम आंध्र प्रदेश मामले में ये निर्णय आया था। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग याद रखिएगा। यानी क्षमादान की शक्ति न्यायिक पुनरावलोकन में आता है। सुप्रीम कोर्ट यह देखता है कि यह जातिगत आधार पर, धार्मिक आधार पर या द्वेष के आधार पर तो जो है नहीं किया गया है, या राजनीतिक फायदा लेने के लिए तो नहीं किया गया है, तो इसीलिए जो है राष्ट्रपति या राज्यपाल के जो क्षमादान की शक्ति है ये न्यायिक पुनरावलोकन में आती है। किस मामले के कारण? इपुरू बनाम आंध्र प्रदेश 2006। उसके साथ ही जो है न्यायिक शक्ति में राष्ट्रपति के परामर्श करने की शक्ति, किसी संवैधानिक मुद्दे पर, किसी महत्वपूर्ण संवैधानिक विषय पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी महत्वपूर्ण संवैधानिक मसले पर परामर्श मांग सकता है। अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 143 अब परामर्श मांग सकता है। अब यहाँ कंडीशन ये है, सुप्रीम कोर्ट परामर्श दे भी सकता है या नहीं भी दे सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट परामर्श दे दिया तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। परामर्श अगर अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति मांगता है तो राष्ट्रपति को वो परामर्श दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। अगर दिया तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते। तो अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति जो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगते हैं वो उनकी न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आता है। ठीक है, और अनुच्छेद 124 में जो 24 जो है ये न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी है, जिससे नियुक्ति संबंधी प्रावधान में आप नियुक्ति संबंधी जो अधिकार था उसमें भी देखें। और जो है
कोई भी सांसद जो है चुनाव में भ्रष्ट आचरण करते हुए पाया जाता है तो उसके जो है निर्वाचन का फैसला निर्वाचन आयोग के परामर्श से कौन लेता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 103, कोई भी भ्रष्ट आचरण करते हुए कोई सांसद अगर जो है ये पाया जाता है कि जो है ये भ्रष्ट आचरण का प्रयोग किया है तो उसके निर्वाचन को रद्द करने के लिए जो है कौन करता है? तो राष्ट्रपति। किसके परामर्श से? तो निर्वाचन आयोग के परामर्श से। तो हमने देखा जो है ये राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ थी। आगे हम लोग देखते हैं जो है राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ। अब हमारे देश में भारत के राष्ट्रपति में वित्तीय शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले राष्ट्रपति ही अनुच्छेद 112 के तहत राष्ट्रपति ही बजट को संसद में प्रस्तुत करवाता है। लेकिन व्यवहार में हम लोग देखते हैं बजट को प्रस्तुत कौन करता है? वित्त मंत्री करता है। लेकिन करवाता कौन है? तो राष्ट्रपति। बजट किस अनुच्छेद में? 112 में। और संविधान में उसे बजट को क्या कहा गया है? राष्ट्रीय विवरण जो है संविधान में जो है बजट को वित्तीय शक्ति में जो है 112 में जो है संविधान में कहा गया है राष्ट्रीय वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट को क्या कहा गया है अनुच्छेद 112 के अंतर्गत? वार्षिक वित्तीय विवरण। इसको फिर से कर देते हैं। हाँ, अब हम लोग जो है वित्तीय शक्ति राष्ट्रपति की जो है वित्तीय शक्ति के विषय में देखते हैं। तो अनुच्छेद 112 संविधान में है जिसमें जो है राष्ट्रपति के जो है वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 112 जो है ये जो है वार्षिक वित्तीय विवरण है जिसे आम भाषा में क्या कहा जाता है? बजट। तो बजट को संसद के समक्ष हर वर्ष रखवाने का अधिकार किसे है? जो है राष्ट्रपति को। रखता वित्त मंत्री है, प्रस्तुत करता है वित्त मंत्री, लेकिन बजट को रखवाने का अधिकार किसे है? भारत के राष्ट्रपति को है। तो अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण जो है संसद के समक्ष रखवाने का अधिकार जो है राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति के अंतर्गत आता है। उसके बाद धन विधेयक, वित्त विधेयक जो है वो राष्ट्रपति के जो है पूर्व अनुमति से पेश किए जाते हैं। धन विधेयक और वित्त विधेयक जो है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से जो है प्रस्तुत किए जाते हैं। धन विधेयक को अगर संसद में लाना है, वित्त विधेयक को लाना है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। साथ ही आकस्मिक निधि से अगर धन व्यय करना है अनुच्छेद 267 के तहत संचित निधि किस अनुच्छेद में है? 266। और आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद में है? 267। तो 267 के तहत जो है आकस्मिक निधि से व्यय जो है ये राष्ट्रपति की अनुमति से की जाती है। और साथ ही वित्त आयोग की स्थापना अनुच्छेद 280 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति जो है हर 5 साल में वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं। तो वित्त आयोग के विषय में तो हम लोग अलग से देखेंगे। यहाँ पर ये राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति है। पहला क्या? बजट को संसद में प्रस्तुत करवाना। उसके बाद धन विधेयक, वित्त विधेयक जो भी ये ऐसे विधेयक हैं उन पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। आकस्मिक निधि से अगर पैसा निकालना है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति राष्ट्रपति से जो है परमिशन लेना पड़ेगा। साथ ही वित्त आयोग की स्थापना भी कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। अब सैन्य शक्ति के अंतर्गत क्या आता है? तो सैन्य शक्ति के अंतर्गत तीनों सेनाओं जल, थल और वायु तीनों सेनाओं का प्रधान कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। तो प्रधान सेनापति अनुच्छेद 353(2) के तहत भारत के राष्ट्रपति को प्रधान सेनापति कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति को प्रधान सेनापति अनुच्छेद 53(2) के तहत। और यह प्रधान सेनापति होता है। राष्ट्रपति के नाम से ही किसी देश के खिलाफ युद्ध की घोषणा की जाती है। शांति की स्थापना ही राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। और सेनाध्यक्षों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। तो तीनों सेनाओं का प्रधान अध्यक्ष राष्ट्रपति। ठीक, उसके बाद युद्ध और शांति की घोषणा राष्ट्रपति करता है और सेनाध्यक्षों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। तो ये राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति के अंतर्गत आता है। अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति की राजनयिक शक्ति। तो भारत का विदेशों में राजदूत नियुक्त करने का अधिकार, विदेशों के राजदूतों को यहाँ नियुक्ति देने का अधिकार ये राष्ट्रपति को है। साथ ही किसी देश से संधि या समझौता ये राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। किसी भी देश से संधि या समझौता
राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। भारत में राजदूतों की नियुक्ति और भारत से बाहर के राजदूतों की नियुक्ति जो है, ये दोनों कार्य कौन करता है? तो राष्ट्रपति। तो ये राष्ट्रपति की राजनयिक शक्ति के अंतर्गत आता है। अब राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को देखते हैं। तो आपातकालीन शक्तियाँ जो है राष्ट्रपति की मुख्य रूप से 3 हैं। वो है जो है आपका अनुच्छेद 352 जिसमें राष्ट्रीय आपात है, अनुच्छेद 356 जिसमें जो है राष्ट्रपति शासन है राज्यों में, और 360। तो हम लोग एक 60 में देखते हैं इसको। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात लगाता है, जिसके 3 कारण होते हैं: युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। अभी तक देश में जो है 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा है। 1962 चीन युद्ध के समय, 1971 पाकिस्तान युद्ध के समय, और जो है 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी ने लगाया था। तो 3 बार जो है राष्ट्रीय आपात लगा है। इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर करता है। ठीक, तो राष्ट्रीय आपात, युद्ध, वाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, 3 आधार पर जो है ये जो है राष्ट्रीय आपात लगता है। आपातकाल हम लोग अलग से जो है देखेंगे। ठीक है। और आपातकालीन शक्तियों में एक राष्ट्रपति शासन होता है। जब किसी राज्य की संवैधानिक व्यवस्था फेल कर जाए, जब किसी राज्य में कानून व्यवस्था ढंग से न चल रहा हो, संविधान के हिसाब से राज्य का शासन न चल रहा हो, तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाता है और जो है उस राज्य की सरकार को भंग कर देता है, बर्खास्त कर देता है। क्लियर? तो अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन राज्यों में। और वित्तीय आपात, जब हमारे देश में किसी राज्य की या देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाए तो 360 के अंतर्गत जो है वित्तीय आपात लगाने का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन अभी तक भारत में वित्तीय आपात लगा नहीं है। तो ये राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ हैं, जो है राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। अनुच्छेद 352, 356, 360 ये राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ हैं। अब हम राष्ट्रपति की विवेकीय शक्ति देखते हैं। तो हमारे संविधान में जो है राष्ट्रपति को जो है काठ का उल्लू का जो ऐसे हमारे संविधान में जो है राष्ट्रपति को जो पावर दिया गया है, तो वो जो है कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है हर कार्य मंत्रिमंडल के परामर्श से करता है। ठीक है। तो राष्ट्रपति को कोई अपने से निर्णय लेने की जो है अधिकार नहीं है, लेकिन उसकी विवेकी शक्ति के अंतर्गत हम लोग जो है देखते हैं कि जैसे लोकसभा में किसी को बहुमत प्राप्त नहीं है, लोकसभा में किसी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं है, तो वह स्वतंत्र है कि किस पार्टी जो अस्थाई सरकार दे सकती है उसको वो शासन करने के लिए बुला सकता है, उसको प्रधानमंत्री बनने के लिए बुला सकता है। यहाँ पर उस पर कोई दबाव नहीं होता। कब? जब लोकसभा में खंडित जनादेश मिला हो, किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला हो, तो वो किसको प्रधानमंत्री के लिए जो है बुलाएगा, कौन अस्थाई सरकार दे सकता है, इस पर विचार करके वो जो है किसी भी व्यक्ति को जो है किसी भी पार्टी के प्रमुख को बुला सकता है। ठीक है, ये उसकी विवेकी शक्ति है। उसके बाद जो है पीएम की नियुक्ति, अब जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति, तो वो देखता है कि किस पार्टी को बहुमत है, उसको जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए बुलाता है। ये भी उसका विवेकीय अधिकार है। साथ ही प्रधानमंत्री की एकाएक मृत्यु हो जाती है तो लोकसभा को भंग करना है या नहीं करना है, ये भी राष्ट्रपति का विवेकीय शक्ति है। ठीक है। और लोकसभा को भंग करना, जैसे मंत्रिमंडल ने जो है सिफारिश की कि लोकसभा को भंग करना है, तो ये जो है इस पर भी राष्ट्रपति की विवेकी शक्ति है कि वो भंग कर सकता है और ये देखेगा कि उसको जो है जो मंत्रिमंडल है उसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त है या नहीं प्राप्त है। तो इस प्रकार जो है वो उसकी जो है विवेकी शक्ति होती है कि वो भंग करे या ना करे। ठीक। तो विवेकी शक्ति में जैसे खंडित जनादेश है तो किसको बुलाएगा प्रधानमंत्री बनने के लिए, प्रधानमंत्री अगर नियुक्ति अगर करना है तो किस व्यक्ति को नियुक्त करे जो अस्थाई सरकार दे सके। साथ ही प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो लोकसभा को भंग करें या न करें, ये उसकी विवेकी शक्ति है। और लोकसभा का विघटन करना है परामर्श के बाद या नहीं करना है, ये भी राष्ट्रपति की विवेकी शक्ति है। तो इस प्रकार हम लोग जो है राष्ट्रपति की
कुल 7 शक्तियों के विषय में जो है हम लोग चर्चा किए। नमस्कार मित्रों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, अपनी राय कमेंट करके बताएं। इस तरह की और जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम व यूट्यूब चैनल शिक्षा फाल्कन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।